ऑनलाइन क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो विद्यार्थी बीए पार्ट थर्ड ईयर का टॉपिक राजा राम मोहन राय जो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया, उसी के आगे वाला पार्ट आज हम देखेंगे बच्चों। आज मैं आपको राजा राम मोहन राय का जो थोड़ा पहले हमने पढ़ा था उसके आगे की बात करेंगे। यहाँ राजा राम मोहन राय का जन्म मैंने आपको बताया था, बंगाल में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। बंगाल के राधानगर वर्धमान नगर में इनका जन्म होता है। इनके पिता वैष्णव धर्म से होते हैं, इनकी माता शाक्त धर्म से होती है। राजा राम मोहन राय का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा था, राजा राम मोहन राय का धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा था, और राजा राम मोहन राय का राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा था, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद बच्चों हम इतिहास की चर्चा हम करेंगे। यहाँ राजा राम मोहन राय का मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज का बहुत योगदान रहता है। ब्रह्म समाज के सिद्धांत में मैंने आपको ये बताया था कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर एक परम शक्ति है, परम अंतर ज्योति है, परम अंतर प्रकाश में ही मय ईश्वर होता है। ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, इन चीज़ों को मैंने आपको विस्तार से बताया है। भगवान कहाँ है, भगवान हमारे भीतर ही निवास करते हैं। हम इसको बाह्य जगत में ढूंढते हैं। हम जगह जगह तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में भगवान को हम ढूंढते हैं। हम ये मंदिरों में जाके और हम घंटी बजा के भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए। ये इच्छाएं ही मनुष्य का दुखों का मूल कारण होता है। इन्हीं इच्छाओं की वजह से आज प्रत्येक प्राणी दुखों में है और कष्ट झेल रहा है। आज उसको ये समस्या है, आज उसको ये समस्या है, आज उसको ये समस्या है। परम ज्ञान नहीं होने के कारण हमें इन चीज़ों से दुखों का सामना करना होता है। पूरा जीवन हम दुखों में और कष्टों में निकाल देते हैं। ये राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में लोग यहाँ आते थे, लोगों को ऐसे प्रवचन दिए जाते थे जो जीवन वो जी रहे हैं उनके जीने का तरीका सही नहीं है। ये ब्रह्म समाज में ये बताया जाता था, ब्रह्म समाज में ये कहा जाता था आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही परम पिता परमेश्वर आपके भीतर ही विराजमान है। और भीतर की खोज हम कैसे करेंगे, हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, हमारे भीतर ही बैठा भगवान हम से कैसे बात करेगा। अगर कोई आपसे कहे कि अगर परमात्मा कोई पूछे परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ मिलेंगे, तो आप अगर परमात्मा आपको मिल भी जाएगा तो आप उस परमात्मा का क्या करेंगे, परमात्मा का आप क्या करेंगे। परमात्मा को मिलने का मतलब होता है अपने विचारों को समाप्त कर देना, अपने आप में मिट जाना, अपने आप में ही समाप्त हो जाना, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह माया नहीं होता नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह माया ये जो तत्व हैं जो मानव प्राणी में विलीन हो जाते हैं, मानव प्राणी में ये चीज़ें नहीं रहती है, उसका अहंकार मैं समाप्त हो जाता है। वो मैं कौन हूँ वो इस तथ्य को जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। जब तक हम अपने मैं को नहीं जान पाते तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये ब्रह्म समाज के अंदर धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई समस्त विश्व के धर्मों की चर्चा होती थी। समस्त विश्व के धर्म का ज्ञान राजा राम मोहन राय को होता है बच्चों। राजा राम मोहन राय इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने ईसाई धर्म पर चर्चा की थी, जैन धर्म पर चर्चा की थी, बौद्ध धर्म पर चर्चा की थी, फारसी भाषा में ग्रंथों का उन्होंने ग्रंथ लिखवाए थे, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, उन्होंने अंग्रेजी के हिस्ट्री को भी पूरा उन्होंने पढ़ा था। ऐसे
सुलझे हुए व्यक्ति जो पूरे जगत को जानते थे, पूरे जगत में फेमस थे, ऐसे फेमस व्यक्ति को का इतिहास आज हमें पढ़ने को मिल रहा है। ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है बच्चों। यहाँ हम राजा राम मोहन राय के अंतर्राष्ट्रीय जगत, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को देखने के बाद मैं यहाँ आपको राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या योगदान होता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा था। 1830 में एक फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की 1830 में एक फ्रांस की क्रांति होती है। यहाँ फ्रांस की राज्य क्रांति का ये स्वागत करते हैं। इसी तरह विदेशों के अंदर, इसी तरह बच्चों विदेश के अंदर दूसरा तथ्य है स्पेन की क्रांति से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अमेरिका की क्रांति से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। स्पेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, 1830 की फ्रांस की क्रांति, इन क्रांतियों से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। और 1821 में इटली के नेपल्स में एक क्रांति होती है। रोम का पोप जो होता है, उस पोप के खिलाफ एक क्रांति होती है नेपल्स में, और क्रांतिकारी जो है वो विफल हो जाते हैं। जब ये विफल हो जाते हैं तो इसकी विफलता से राजा राम मोहन राय को बहुत ज़्यादा वेदना होती है बच्चों। क्या होता है? वेदना होती है। यहाँ फ्रांस की क्रांतियाँ जो 1789 के अंदर एक फ्रांस की क्रांति है, उसमें एक सिद्धांत आया था बच्चों, और वो क्या सिद्धांत आया था? उस समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया गया था। समानता का मतलब होता है संसार के सारे प्राणी समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी मानव प्राणी के साथ इक्विटी का बिहेव किया जाएगा, इक्विटी का कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा, और इस तरह बंधुत्व में संसार के सभी प्राणी भाई भाई हैं और भाईचारे का रूल लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता, एक पक्षी की तरह स्वतंत्र विचरण करना, मानव प्राणी भी एक पक्षी की तरह स्वतंत्र विचरण करेगा, ये संसार का रूल है। और इस तरह 3 नियम यहाँ फ्रांस की क्रांति से धीरे धीरे स्पेन, बेल्जियम, हर्जिगोविना, बोस्निया, पुर्तगाल और रूस जैसे विशाल प्रदेश में, जापान में, यहाँ तक कि पश्चिम में अमेरिका तक ये सारे संदेश फैल गए थे बच्चों। और इस सारे संदेश फैल गए थे और इससे भारत में भी इसका प्रचार हुआ, और इससे भारत के और संसार के सभी छोटे देशों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। किसका? राष्ट्रीय भावना का। राष्ट्र के प्रति प्रेम का जगना ही राष्ट्र भावना का उदय होना कहलाता है। ये राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में फ्रांस की क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एक फ्रांस की क्रांति ने छोटे देशों को, सबको, राजतंत्र को फिनिश करके और एक लोकतंत्र की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी थी बच्चों? लोकतंत्र की स्थापना कर दी थी। सब जगह लोगों का, जनता का शासन आ गया था। राजा महाराजाओं के राजतंत्र राज करने वाले जहाँ जो राज्य थे वो सभी घबरा गए थे। राजा के जो राज करने वाले लोकतंत्र पे दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि अब इनको समाप्त कर दिया जाएगा, अब लोकतंत्र को धीरे धीरे हटाया जाएगा। और इस तरह वर्ल्ड के अंदर यह देखने को मिलता है कि 1914 से 1918 प्रथम वर्ल्ड वार होता है, और
1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। राष्ट्रीय प्रेम की भावना में बहता हुआ भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर कर रहा है और यही अग्रसरता एक दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दिला देती है। बच्चों, राष्ट्र प्रेम में इतनी ताकत होती है कि कोई भी विदेशी हिंदुस्तान पर अपना हुकूमत नहीं चला सकता है, भारत के लोगों को गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ सकता है। राष्ट्र प्रेम एक विशाल क्रांति है, एक विशाल आमूलचूल परिवर्तन है और इसी आमूलचूल परिवर्तन की हमें ज़रूरत है। बच्चों, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी राजा राम मोहन राय का इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे। यहाँ 1828 में राजा राम मोहन राय ने एक समाज की स्थापना की थी और इसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। और इसके तुरंत 2 साल बाद 1830 में ये कहाँ जाते हैं, ये इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद यहाँ स्पेन की यात्रा करते हैं, यहाँ फ्रांस की यात्रा करते हैं, इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, स्पेन की यात्रा करते हैं, ये फ्रांस की यात्रा करते हैं 1830 में। 1830 के बाद 1833 में ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में जाते हैं। इससे पहले की घटना ये होती है कि 1830 में ये इंग्लैंड क्यों जाते हैं, यहाँ भारत का मुग़ल सम्राट कौन होता है बच्चों, अकबर सेकंड। भारत का मुग़ल सम्राट कौन होता है, अकबर सेकंड होते हैं। अकबर सेकंड किसके पुत्र होते हैं, अकबर फर्स्ट, मुग़ल सम्राट अकबर होते हैं फर्स्ट और ये अकबर सेकंड आते हैं। मुग़ल सम्राटों में 1833 के लगभग इनका काल रहता है और ये मुग़लों के राजा महाराजाओं में अकबर सेकंड के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने अकबर सेकंड की क्या कर दी थी, पेंशन बंद कर दी थी। और पेंशन बंद करने से क्या होता है बच्चों, पेंशन बंद करने से इन्होंने राजा राम मोहन राय जो अच्छे से अंग्रेजी जानते थे, अकबर सेकंड की जब पेंशन बंद कर दी थी, राजा राम मोहन राय अच्छे से अंग्रेजी जानते थे। ब्रिटिश संसद के पार्लियामेंट में भारत के द्वारा ये परामर्श देने वाले प्रथम व्यक्ति राजा राम मोहन राय होते थे। तो राजा राम मोहन राय को इन्होंने अपने दरबार में बुलाया और राजा राम मोहन राय को इन्होंने राय की उपाधि प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय की इनको उपाधि प्रदान की थी। और राजा राम मोहन राय को जब राय की उपाधि प्रदान की थी, वो बहुत खुश हुए थे और इनकी पेंशन को चालू करवाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेज दिया था कि आप इंग्लैंड जाइए और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे दिल्ली के सम्राट यानी हमारी हुकूमत चलती है, हमारी पेंशन को आप वापस चालू करवाइए, हमारी पेंशन को आप पुनः प्रारंभ करवाइए। और इस तरह ये इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय और समुद्री रास्ते से ये जाते हैं। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, स्पेन की यात्रा करते हैं, फ्रांस की यात्रा करते हैं। और बच्चों, यहाँ फ्रांस की यात्रा करते हैं, यहीं इंग्लैंड से ये वापस भारत में नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहीं इंग्लैंड में 1833 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल नगर में। तो यहाँ एक कंपटीशन का एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है बच्चों। वो क्या क्वेश्चन है, वो ऐसे है कि धर्म सुधार आंदोलन में ऐसा कौन सा धर्म सुधारक था जिसकी मृत्यु विदेश में हो जाती है, और वो कौन है, वो राजा राम मोहन राय है जो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज जो 1828 में अभी इस समाज की स्थापना हुई थी, जिसमें धर्म चर्चाएं होती रहती है, जिसमें ये चलता रहता है कि भगवान कहाँ पर है, परमात्मा कौन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, और प्राणवायु किसे कहा जाता है, और समाज में फैली हुई
जाति व्यवस्था की जाति आडंबर है, भेदभाव है, इन चीज़ों की सारी चीज़ों का जब सब चीज़ों का ये चलता रहता है। और जब राजा राम मोहन राय तो 1830 में ही इंग्लैंड चले गए थे, तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का उत्तरदायित्व और संभालने के लिए अब कौन आगे आएगा। राजा राम मोहन राय के बाद एक नाम आता है बच्चों, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को संभालने का श्रेय किसको दिया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को श्रेय दिया जाता है। यहाँ देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक संस्था की स्थापना की थी 1839 में। उस संस्था का क्या नाम होता है बच्चों? उस संस्था का नाम होता है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा इसका नाम होता है। और इस सभा के माध्यम से देवेंद्रनाथ टैगोर क्या कहने जा रहे हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ विधवा विवाह का समर्थन करते हैं और यहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए ये प्रयास करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर बल देते हैं और एकेश्वरवादी शिक्षा पर ये बल देते हैं। जिस तरह से राजा राम मोहन राय को उपनिषदों का ज्ञान था, वेदांत का ज्ञान था, उसी प्रकार देवेंद्रनाथ टैगोर को भी उपनिषदों का ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था, गहन अध्ययन किया था। जिस तरह राजा राम मोहन राय ने गहन अध्ययन किया था, उसी प्रकार देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए विधवा विवाह और विधवा विवाह का समर्थन किया, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया, एकेश्वरवाद पर बल देते थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जिस तरह से राजा राम मोहन राय अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे और जिस तरह से राजा राम मोहन राय अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे, उसी प्रकार देवेंद्रनाथ टैगोर भी अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे। एक विद्वान और आएंगे धर्म सुधारक, उनका नाम होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन अंतरजातीय विवाह से समर्थक नहीं थे। केशव चंद्र सेन ये भी धर्म सुधारक आंदोलन में आते हैं बच्चों। केशव चंद्र सेन अंतरजातीय विवाह का जो मामला आता है उसमें राजा राम मोहन राय अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे, देवेंद्रनाथ टैगोर अंतरजातीय विवाह के समर्थक थे, लेकिन केशव चंद्र सेन अंतरजातीय विवाह के समर्थक नहीं थे। केशव चंद्र सेन का जन्म कौन सी जगह पर होता है बच्चों? इनका जन्म कोलकाता में होता है। कौन सी जगह पे होता है? कोलकाता में होता है। कोलकाता में इनका जन्म होता है। ये युवा वर्ग की टोली के साथ रहते हैं। केशव चंद्र सेन युवा वर्ग की टोली के साथ ये रहते हैं बच्चों। और केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज से भी काफ़ी लगाव होता है। ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज का क्या संबंध होता है? यहाँ केशव चंद्र सेन के समय देवेंद्रनाथ टैगोर है और केशव चंद्र सेन है। दोनों के बीच में मनमुटाव चलता रहता है। दोनों के विचारों में थोड़ा सा अंतर होता है। जहाँ देवेंद्रनाथ टैगोर इनको केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी प्रदान करते हैं। कौन सी पदवी प्रदान करते हैं? आचार्य की पदवी प्रदान करते हैं। लेकिन 1866 में मनमुटाव होने के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया था। ब्रह्म समाज में जो 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ गए थे, 1843 में ब्रह्म समाज को संभाल लिया था और दोनों ने मिलकर
देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने मिलकर जो ब्रह्म समाज जो चलाया जा रहा था बच्चों, जो दोनों मिलकर इस संस्था को धर्म के सुधार में और लोगों को ये बताने के लिए कि उन्हें कौन सा जीवन का जीने का तरीका बताया जा रहा था, उसमें जब दोनों का आपस में विवाद होता है और जब दोनों का विवाद होता है तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाए थे, उसी आचार्य की पदवी से उनको हटा दिया था और यहीं से केशव चंद्र ने एक नई एक सभा की स्थापना कर ली थी और एक नया ज्ञान इन्होंने आगे कालांतर में चलाया था। केशव चंद्र सेन ने एक पाक्षिक पत्रिका निकाली है बच्चों, और इस पाक्षिक पत्रिका का नाम क्या होता है? इंडियन मिरर। पाक्षिक पत्रिका का क्या नाम है? पाक्षिक पत्रिका का नाम होता है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर पाक्षिक पत्रिका का नाम होता है। इन्होंने एक गुडविल सोसाइटी चलाई थी, गुडविल सोसाइटी। केशव चंद्र सेन ने गुडविल सोसाइटी का निर्माण भी किया था। इन्होंने एक सभा बनाई थी, उसको संयत सभा कहा जाता है। कौन सी सभा? संयत सभा कहा जाता है। एक घटना है बच्चों, 1878 के अंदर केशव चंद्र सेन ने अपने समाज के अंदर एक नियम बनाया था कि बाल विवाह प्रथा के ये खिलाफ थे। छोटी उम्र की कन्याओं का विवाह नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ केशव चंद्र सेन थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी ही पुत्री का विवाह किसी राजा के पुत्र के साथ कर दिया था, राजा के, और इसी घटना से इनका जो समाज में जो इम्पोर्टेंसी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई और जिस चीज़ में ये फेमस थे, इनकी फेमस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था बच्चों। इनका महत्व धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, इनकी संस्था का महत्व धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यही ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने वाले दो लोग थे। पहला देवेंद्रनाथ टैगोर था और दूसरा केशव चंद्र सेन है। तो यहाँ बच्चों हमने जो टॉपिक शुरू किया था राजा राम मोहन राय का, जो आधुनिक भारत के नव प्रणेता थे, आज हम राजा राम मोहन राय का टॉपिक पूरा हमने एक हमने तथ्यों के रूप में इसको देख लिया है। हमने इसकी शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय के जन्म से, फिर हमने जन्म के बाद इनकी लैंग्वेज बताई थी, राजा राम मोहन राय कितने प्रकार की लैंग्वेज बोलते थे। फिर हमने तीसरा नंबर हमने ये बताया था कि वो कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन उन्होंने करवाया था। तीसरे नंबर पे तीसरा तथ्य फिर हमने आपको ये बताया था कि उन्होंने कौन कौन से कॉलेज खोले थे। उन्होंने वेदांता कॉलेज खोला था, उन्होंने हिंदू कॉलेज खोला था, उन्होंने अपने रुपयों से इंग्लिश स्कूल खोला था, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद में हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की थी बच्चों। हमने आपको ये बताया है कि उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से काम किए थे राजा राम मोहन राय ने। धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सा समाज होता है जो आप सब अच्छे से जानते हो? ब्रह्म समाज होता है। कौन सा होता है? ब्रह्म समाज होता है। यहाँ बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में सती प्रथा के लिए एक आंदोलन चलाया था। सती प्रथा के लिए ही उन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा में ही सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। आत्मीय समाज में ही उन्होंने 2 छोटी पुस्तक लिखी थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सती, और दूसरी छोटी पुस्तक लिखी थी सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ सती। और उसी के माध्यम से ये गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पास में पहुंच जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से ये पूरा कॉपरेट लेते हैं, पूरा उनके को कॉपरेट करते हैं। और इसी वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपनी सरकार में कानून के द्वारा सती प्रथा को रेगुलेशन 17 के
माध्यम से इस पर रोक लगा दी जाती है। इसके बाद मैंने आपको राजा राम मोहन राय का पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान, राजनीति के क्षेत्र में ये उदारवादी और ये प्रबल स्वतंत्रता के ये समर्थक थे, और ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके और परामर्श कर सकते थे। इन सब चीज़ों पर आज मैंने बात की। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। बच्चों, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर वीडियो देखते रहे। और अब हम नया टॉपिक, जो कल आने वाला जो टॉपिक होगा वो धर्म सुधार आंदोलन से होगा। वो चाहे स्वामी विवेकानंद पढ़ाए, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाए, कल की वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।